प्रिय छात्रों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये मान कर के चलो आपके 10 नंबर पक्के हो सकते हैं एकदम सही। तो यहाँ देखिए ये है नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, तो सही जोड़ी में आपको नमक के सामने क्या लिखना है? NaCl। अब क्या है, तो OT में भी आ सकता है, नमक का सूत्र पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, स्वर्ण मानो होता है सोना। स्वर्ण मानो क्या होता है बच्चों? सोना होता है। ठीक है, सोना का संकेत क्या होता है? Au। ये आपको ध्यान रखना है, Au। ठीक है, सोना को अपन गोल्ड भी कहते हैं। आयरन, आयरन माना होता है लोहा। आयरन माने क्या होता है? आयरन माना होता है लोहा, और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। आपको Fe याद रखना है। कार्बन, अभी 12U लिखा है, ये इसका द्रव्यमान है, ये यूनिट मास है इसका 12U। ठीक है, अब कार्बन का संकेत पूछ रहे हैं तो आपको एक कार्बन का संकेत C ध्यान रखना है। ठीक है, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 तरीके से ये आपसे जोड़ी में पूछ सकते हैं। कार्बन का संकेत क्या है? C। परमाणु क्रमांक क्या है? 6। और इसका द्रव्यमान क्या है? 12U, 12 यूनिट। ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है? द्विपरमाणु होता है। मान है द्वि माने होता है 2, ये क्या लिखा है? द्वि माने 2। अब हाइड्रोजन को जो है अपन बच्चों दोस्तों ऐसे लिखते हैं, ये 2 लिखा है, ये यही होता है द्विपरमाणु। ऐसे आपका जो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, आपका बच्चों ऑक्सीजन हो गया O2। इसी तरह अपन नाइट्रोजन N2 भी लिखते हैं। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये होते हैं आपके द्विपरमाणु। तो पुनः एक बार और सुन लो, एक आपका O2 हो गया, एक आपका ये हाइड्रोजन हो गया, एक आपका ये नाइट्रोजन हो गया। ये कैसे होते हैं? ये द्विपरमाणु होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब पूछा है आपसे कि कोबाल्ट का संकेत क्या है, तो कोबाल्ट का संकेत है CO। अब बच्चे यहाँ गड़बड़ करेंगे। देखो, एक होता है O बड़ी होती है, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, लेकिन जब O छोटी बनी हो तो ये संकेत होता है कोबाल्ट का, आपको ध्यान रखना है। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, कोबाल्ट का संकेत होता है ऐसा, C बड़ी O छोटी, तो एक कोबाल्ट का संकेत है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। C बड़ी O बड़ी, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है। अब है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? 6.022 10⁻23। ठीक है, याद करने के लिए अपन ऐसे याद कर सकते हैं, 6.022 गुणित 10⁻23। तो ये आपको जोड़ियाँ याद करनी हैं, परीक्षा में इन्हीं से जोड़ियाँ पूछी जाएंगी, ध्यान देना। ये है आपका एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम का संकेत बच्चों क्या होता है? सबको पता है, Al होता है। तो Al संकेत है और 3 आयन है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Al3 धन आयन। ठीक है, तो इसके सामने आप लिख सकते हैं, ये जोड़ी में पूछ सकते हैं, जोड़ी में तो यही सामने, OT में पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, एक शब्द में पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम आयन का संकेत लिखिए, तो Al3 धन आयन। ये आपकी सही जोड़ियाँ हो गई, सही जोड़ी हो गई। अब है हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक U होता है, एक यूनिट मास होता है, ध्यान रखना। हीलियम कैसा है? एक परमाणु, क्योंकि हीलियम को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हीलियम को ऐसे कभी नहीं लिखते, He2 एक ऐसी कभी नहीं लिखते। जब तत्व के पहले संकेत के पहले कुछ नहीं लिखा हो, उसके पहले अपन एक ही मानते हैं, एक लिखो या ना लिखो, इसलिए ना लिखो। ठीक है, तो He क्या है? एक परमाणु है, क्योंकि अपन हीलियम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 2 लगा होता तो 2 परमाणु होता, लेकिन हीलियम जो है एक परमाणु होता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या है, यूरेनियम के सामने आपको क्या लिखना है? परमाणु भट्टी, क्योंकि यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है, बिजली बनाई जाती है। ये जो कोबाल्ट है, इसका उपयोग काम करते हैं कैंसर के उपचार में करते हैं। इसका संकेत क्या है? CO है, अभी अपन ने सीखा था। घेंगा रोग गले का रोग है, आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग जो है गले का जो गला फूल जाता है, गल घोंटू बोलते हैं अपन,
घेंगा रोग बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए आयोडीन वाला नमक अपन को खाना चाहिए। आयोडीन का संकेत पूछ ले में तो ये आयोडीन का आपका संकेत होता है। कैल्शियम एवं आर्गन ये आपस में क्या है? कैल्शियम एवं आर्गन आपस में है समभारक, ये आपको याद रखना है। प्रोटियम एवं ड्यूटीरियम ये क्या है? प्रोटियम और ड्यूटीरियम ये समस्थानक। प्रोटियम ड्यूटीरियम समस्थानक कैसे हैं? अगर आप होशियार होना चाहते तो सीख लो। प्रोटियम का संकेत होता है 1H1 और ड्यूटीरियम का होता है 1H2। जब तत्व के पहले ये संख्या लिखी हो, ये समान संख्या हो, कैसी हो? समान हो, 1 1, तो ये लिखिए सम, तो इसे बच्चों को बोलते हैं समस्थानक। क्या बोलते हैं? समस्थानक। ये लिखा है RER, रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। RER क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। अब लिखा है SER, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। SER ये करता है वसा का संश्लेषण। अब जो S का मतलब है बच्चों स्मूथ, क्या मतलब है? SMOOTH, स्मूथ माने चिकना, और वसा माने घी कैसा होता है? चिकना होता है। तो अपन जो S है यहाँ पर स्मूथ, वसा कैसी होती है? स्मूथ होती है। अपन इसे ध्यान रख सकते हैं कि SER के सामने अपन को वसा का संश्लेषण लिखना है। पूछा जाए SER क्या करता है तो वसा का संश्लेषण करता है। RER करता है प्रोटीन का संश्लेषण। अब RER की जगह बच्चों को ये भी लिख सकते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम भी बच्चों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गोल्जी का क्या करता है? गोल्जी का जो है लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी भी लिख सकते हैं वो। तो गोल्जी का लाइसोसोम का निर्माण करता है। प्लास्टिड क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्लास्टिड किस में सहायता करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता ही हर साल। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, जल अपघटन एंजाइम होते हैं, जल अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं। तो पूछा जाता परीक्षा में कि लाइसोसोम के बारे में बताओ, या लाइसोसोम पूछ लें, OT में पूछ लें, रिक्त स्थान में पूछ लें। लाइसोसोम को कहते हैं ... आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम में कैसे एंजाइम पाए जाते हैं? जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। फ्लोएम के सामने क्या लिखना है? ये करता है भोज्य पदार्थ का संवहन। याद कैसे रहे? फ्लोएम बच्चों, फ्लोएम को अगर अंग्रेजी में फ्लोएम जो है FLOEM होता है। और भोजन को अपन क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। FOOD फूड कहते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का संवहन करता है। फूड माने भोज्य पदार्थ का संवहन करता है पौधों में। बाह्य परत होती है एपिडर्मिस। बाह्य परत क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। अगर जोड़ी में आता तो सामने क्या लिख देंगे अपन? बाह्य परत के सामने लिख देंगे एपिडर्मिस। जड़, जड़ में क्या पाए जाते हैं? जड़ में मूल रोम पाए जाते हैं। जड़ में मूल रोम, जिस तरीके से आपने देखे होंगे, आपके रोम होते रोम, इसी तरह जड़ में आपने रोम देखे होंगे। मूल माने होता है जड़, तो जड़ में क्या होते हैं? जड़ के रोम क्या कहलाते हैं? जड़ रोम माने मूल रोम कहलाते हैं। पर्णहरिम, पर्णहरिम ये पत्ती में होता है। अब पर्णहरिम होता क्या है? पर्णहरिम को कहते हैं बच्चों क्लोरोफिल। CHLORO, ठीक है, PHYL, ठीक है। क्लोरोफिल किस में होता है? पत्ती में होता है। नारियल का रेशा क्या होता है? नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा होता है। नारियल का रेशा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है। सरल स्थायी ऊतक पेरेनिकाइमा कहलाता है। सरल स्थायी ऊतक क्या कहलाता है? पेरेनिकाइमा। जटिल स्थायी ऊतक क्या कहलाता है? या उदाहरण बताओ। तो जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम जल का संवहन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
जटिल स्थायी ऊतक है जाइलम, और जाइलम जल का संवहन करता है। संदेशों का वाहक तंत्र का ऊतक है। संदेशों का वहन कौन करता है? तंत्र का ऊतक करता है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या है? उपास्थि एक संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक संयोजी ऊतक है। औसत वेग, औसत वेग के सामने आपको लिखना है विस्थापन बटे समय। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग होता है विस्थापन बटे समय, और औसत चाल होती है दूरी बटे समय। याद कर लो, औसत वेग में क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और चाल याद नहीं है आपको? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कक्षा 5 से ही अपन याद करते हैं। तो औसत चाल होती है दूरी बटे समय। अब त्वरण क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। त्वरण को अपन ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। ए बराबर भी बटे टी, ऐसा होता है। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ओडोमीटर क्या होता है? तो तय की गई दूरी का मापन, तय की गई दूरी का मापन जिससे हम यंत्र से पता करते हैं उसे ओडोमीटर कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में आप देख रहे हो कि हमने 10 किलोमीटर चल लिया, हमारी मोटरसाइकिल 10 किलोमीटर चल गई, तो कहाँ से पता करते हैं? जिस मशीन से पता करते हैं उसे अपन कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर। एक समान त्वरण क्या कहलाता है? स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। अगर कोई वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से एक समान, माने कोई वस्तु है स्वतंत्र रूप में गिर रही है, कोई बीच में रुकावट नहीं है, तो उसमें एक समान त्वरण होता है। एक समान त्वरण का मतलब है वो एक रफ्तार से गिरेगी, एक रफ्तार से वो गिरेगी, एक रफ्तार से वो चलेगी। तो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में क्या होता है? एक समान त्वरण होता है। गति का प्रथम नियम किसने दिया था? गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। गति का जो पहला नियम है ये किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। ये जड़त्व से संबंधित है। गति का द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? F बराबर ma है। ये संवेग से संबंधित है, दूसरा नियम। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, याद रखना है। संवेग का सूत्र, संवेग को p से दर्शाते हैं तो p बराबर mv होता है। गति का तृतीय नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो इससे ये मानकर चलो 1-2 अपन को यहाँ से जोड़ी मिल जाएगी परीक्षा में, तो याद कर लो। गति का पहला नियम न्यूटन ने दिया था। गति का द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? F बराबर ma। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। संवेग माने p का सूत्र है mv, p बराबर mv। और गति का तीसरा नियम सबको पता रहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। वस्तु का भार, वस्तु का भार का सूत्र होता है आपका mg। क्या सूत्र होता है? mg। वस्तु पर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण, वस्तु पर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण कितना लगता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु गिरना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल क्या होता है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार उसके बराबर। उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल होता है। गुरुत्वाकर्षण सूत्र पूछ सकते हैं वो, तो यह है G m1m2 बटे आर स्क्वायर। G m1m2 बटे आर स्क्वायर माने m1m2 क्या है? दो पिंडों के द्रव्यमान m1m2, और r क्या है? दूरी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। दाब जो है माना जो P होती है दाब एक अदिश राशि होती है। पास्कल क्या है?
जो दाब है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। क्या है दाब का मात्रक? पास्कल है। इसको अपन पीए से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। तो जो पीए है ये पास्कल है, ये क्या है? दाब है। देखो यहीं से प्रश्न बन रहा है। तो पास्कल क्या है? दाब का मात्रक। भार क्या है? एक सदिश राशि है। भार सदिश है और दाब अदिश है। दाब अदिश, भार सदिश। ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया था केपलर ने। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? प्लवन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आर्किमिडीज ने। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माना होता है ई के, ठीक है, ई के। तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², माने 1/2 mv², एक गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, इसको अपन पीई से दर्शाते, किससे? पीई से। तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। शक्ति, शक्ति को अपन पी से दर्शाते, किससे? पी से। पी बराबर होता क्या? P बराबर W/T, ठीक है। तो ये होता है कार बटे समय, W माने वर्क और T समय, P बराबर W/T। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा माना होता है 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट घंटा होता है 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट होता है 1 जूल प्रति सेकंड। किलोवाट का मतलब है ही 1000, तो 1 वाट ध्यान रखें 1 जूल प्रति सेकंड। ध्वनि से अधिक गति से चाल, जब ध्वनि से अधिक गति से कोई चलता है, कोई वस्तु चलती है, तो उसे बोलते हैं पराध्वनि। पराध्वनि माने ध्वनि से परे। ध्वनि से अधिक गति से चाल क्या कहलाती है? पराध्वनि कहलाती है। श्रव्यता परास माने अपन सुन सकते हैं किस आवृत्ति की ध्वनि। तो अपन जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ध्यान दें, अपन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम को बोलते हैं अवश्रव्य, ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को बोलती हैं पराश्रव्य। ये भी आपको ध्यान रखना। तो कोई आ गया? अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है, पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। माइक्रोफोन किस में काम में करता है? माइक्रोफोन जो होता है ये है श्रवण सहायक युक्ति। ये क्या है? श्रवण सहायक युक्ति है। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। चना रबी की फसल है। देसी गाय का उदाहरण क्या है? रेड सिंधी देसी गाय है। विदेशी गाय कौन सी है? विदेशी गाय जर्सी है। मधुमक्खी इटली की, माने इटली की जो मधुमक्खी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। चना रबी की फसल है। देसी गाय रेड सिंधी है। विदेशी गाय जर्सी होती है। जर्सी क्या है? विदेशी गाय। और मधुमक्खी इटली की कहलाती है एपिस मेलिफेरा। मैरीकल्चर क्या होती है? मैरीकल्चर माने मछली पालन। मैरीकल्चर मछली पालन। कड़कनाथ क्या है? मुर्गा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। कड़कनाथ क्या है? मुर्गा की एक नस्ल है। मधु कहाँ से प्राप्त करते हैं? मधुमक्खी से प्राप्त करते हैं। ब्रॉयलर क्या होता है? मांस उत्पादन। मांस उत्पादन ब्रॉयलर कहलाता है। अपन बोलते बॉयल अंडे, बॉयल अंडे बोलते हैं अपन। रोहू क्या है? रोहू एक मछली का उदाहरण है। रोहू एक मछली का उदाहरण है। बृहत पोषक फास्फोरस होता है। बृहत पोषक क्या होता है? फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक कॉपर। सूक्ष्म पोषक क्या है? कॉपर। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? केंचुआ है। नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक का काम करती हैं। नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक का काम करती हैं। नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल जैविक उर्वरक की भांति काम में लेते हैं। नीलहरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक की भांति करते हैं, या नीलहरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में करते हैं। बृहत पोषक क्या हो गया? फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक हो गया कॉपर।
वर्मी कंपोस्ट केंचुआ, नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक, नील अर्ध शैवाल जैविक उर्वरक।